अपने घरों को छोड़कर, जो दरख्ते घर हैं उनको छोड़कर जाते हुए बहुत ही मायूस हैं। और लोग प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जोशीमठ को बचाओ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे पुरखों के इस गांव को बचाओ। कई सब सतही है, फिजिकल रिपोर्ट है, बाहर बाहर से देख के। भूगर्भ के अंदर क्या है इसकी कोई जांच नहीं हुई, इसीलिए इतना बड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया और अब जो वर्तमान में है, चारधाम सड़क परियोजना के तहत नगर के नीचे से ऑल वेदर रोड का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग एक कारण मान रहे हैं इस पूरी आपदा का। यहाँ पे इस तरह के निर्माण हो गए हैं जहां 2 मंजिल 3 मंजिल अलाउड है, 6 6 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, होटल खड़े हो गए हैं। और ये सब लगातार आज नहीं, ये 15 20 साल की लापरवाहियों का नतीजा है। और किसी भी जमीन की एक कैपेसिटी होती है बियरिंग की। उत्तराखंड के जोशीमठ में पैदा हुआ संकट अब गंभीर होता जा रहा है। लगातार यहाँ से अपडेट्स आ रहे हैं। जोशीमठ में दरारों के बाद अब आपदा से निपटने की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी निशित जोशी जी हैं, इसके साथ साथ मौके पर राजा तिवारी जी हैं जो इस वक्त जोशीमठ के बेहद करीब हैं। जानेंगे वहां पे क्या कुछ चल रहा है, कैसे सरकार इस आपदा से निपटने के लिए प्रयास कर रही है, और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर भी बातचीत करेंगे। ऋषि सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में, नवोदय टाइम्स में। और राजा जी, आपका भी स्वागत है बातचीत करने के लिए। राजा जी, पहला सवाल तो आपसे है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्योंकि दरारें हैं, दीवारें में सड़कों पर गड्ढे देखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं, इसके साथ साथ होटल्स को गिराने की भी बातचीत चल रही है। ताजा हालात क्या है वहां पे अभी? जी सर, बता दूं कि जोशीमठ में जो ताजा हालात हैं उसे देखकर, जहां प्रशासन की ओर से लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है, वहीं लोग अपने घरों को छोड़कर, जो दरख्ते घर हैं उनको छोड़कर जाते हुए बहुत ही मायूस हैं। और लोग प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जोशीमठ को बचाओ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे पुरखों के इस गांव को बचाओ। जी, एक्सपर्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे यहाँ पर शुरू किए गए जिस वजह से दरारें सामने आई, और जो कुछ कमेटियां बनी थी उन्होंने पहले भी सरकार को चेताया था कि अगर इसको भी रोका नहीं गया या इस पर काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। आपको लगता है कि वहां भी ऐसा ही कुछ लोगों के मन में चल रहा है जोशीमठ में, जिस तरह की दरारें सामने आई है? जी, मैं बता दूं कि 1970 में पहली बार जोशीमठ में भूस्खलन देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मांग पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1976 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम मिश्रा कमेटी कहा गया। और मिश्रा कमेटी की ओर से यहाँ पे बड़े निर्माणों को न किए जाने, भवन निर्माण को लेकर एक नीति बनाने, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने जैसे कई सारे सुझाव दिए गए। लेकिन जी वर्षों तक इस पे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू हुआ, जिसका समय समय पर स्थानीय लोगों की ओर से विरोध किया जाता रहा। लेकिन जी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया और अब जो वर्तमान में है, चारधाम सड़क परियोजना के तहत नगर के नीचे से ऑल वेदर रोड का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग एक कारण मान रहे हैं इस पूरी आपदा का। जबकि दूसरी ओर प्रशासन की अगर हम बात करें, तो प्रशासन की जो टीमें हैं वो अभी तक जांच में जुटी हुई हैं। जो पानी वहां निकलने लगा है जमीन से, उसकी जांच की जा रही है कि ये पानी कहाँ से निकल रहा है। अगर ये स्रोत मिल जाता है, इस स्रोत को बंद जी करके ये आपदा रोकी जा सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां प्रशासन की ओर से भी की जा रही हैं और लोगों के मन में भी बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रही जी, लोगों के मन में भी कई डाउट्स है और सरकार भी इस मसले पर काम कर रही है। नीतीश सर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले की अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। हमारे यहाँ आने वाला हर मसला अहम है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर अभी काम कर रही है, तो ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं है इस मामले पर सुनवाई की। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले हमको जोशीमठ को इन टोटलिटी में देखना पड़ेगा। जी जोशीमठ बसा कहाँ है? जोशीमठ किसी ग्लेशियर के मलबे पे बसा हुआ है। और अभी तक जोशीमठ की जितनी भी जांचें हुई हैं, जितनी रिपोर्ट आई, सब सतही है, फिजिकल रिपोर्ट है, बाहर बाहर से देख के। भूगर्भ के अंदर क्या है इसकी कोई जांच नहीं हुई, इसीलिए इतना बड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब पहली बार
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइडिया इंस्टीट्यूट और जल शक्ति मंत्रालय की लोगों की टीम पहुंच चुकी है। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी 8 लोगों की लोग टीम लेके पहुंचे हुए हैं। असली कारण जब पता चलेगा तब चीजें आएंगी। एक तो पूरे उत्तराखंड के पूरा हिमालय ही हमारा बहुत बड़ा कच्चा पहाड़ है, कच्चे पहाड़ों पे ये बसा हुआ है और लगातार यहाँ भूस्खलन वगैरह होते रहे हैं। परियोजनाओं की वजह से भी हो सकता है, परियोजनाओं की वजह से भी हो। ये तो एक हमारे भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले से हमारे पुराने लोगों को ये पता था कि ये बहुत कमजोर पहाड़ है, कोई बड़ा झटका आएगा और बहुत बड़े सेस्मिक जोन में भूकंप के हिसाब से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और यहाँ पे इस तरह के निर्माण हो गए हैं जहां 2 मंजिल 3 मंजिल अलाउड है, 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, होटल खड़े हो गए हैं। और ये सब लगातार आज नहीं, ये 15-20 साल की लापरवाहियों का नतीजा है। और किसी भी जमीन की एक कैपेसिटी होती है बियरिंग की, उसपे उससे अधिक बोझ डालोगे तो वो धसकने लगेगी। मे बी पॉसिबल ये कॉजेज है। अब एक्सपर्ट जब इसको देखेंगे कि कॉज क्या है तब जाके इसका कुछ पता चलेगा। एक अच्छी बीच में खबर ये आ रही है कि मारवाड़ी में जहां से पानी का रिसाव हो रहा था जेपी कॉलोनी से, उसमें थोड़ी कमी आई है। और हर चीज को लेके कोर्ट के पास चला जाना कोई सोल्यूशन नहीं है जी। आपदा को वैज्ञानिक अपने ढंग से, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही कहा है कि लोकल लोग वहां काम कर रहे हैं। वहां पे सीएम एक दौरा कर चुके हैं, वहां पे चीफ सेक्रेटरी वहां बैठे हुए हैं, यहाँ के एक्सपर्ट टीम्स लगा जा रही है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से 678 ऐसे परिवार को चिन्हित किया गया। जी 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 जी। और 87 फैमिलीज को शिफ्ट किया जा चुका है। ये सब काम वहां चल रहा है। सर, आपने कहा कि लंबे समय से वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी और ये कहा था कि जो जर्जर निर्माण है उनको ढहाया जाए। आपको लगता है कि वो कदम सही समय पर उठाया गया? नहीं, वो कदम नहीं उठाया गया। उल्टा क्या हुआ कि यहाँ पे एक सीएम आए थे, बीसी खंडूरी जी ने तमाम जगह 6 मंजिल बनाने की अनुमति दे दी। और ये जहां पहाड़ी इलाके हैं वहां पे नहीं बन सकता था, लेकिन उसने उस कानून का आड़ लेके, उसका लाभ लेके बना दिया। इस मामले में चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो विभाग हो जो इन निर्माण के काम को देखते हैं, सबकी लापरवाही रही है। दूसरा, आज तक जोशीमठ का कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाएंगे पानी कहां जाएगा? पानी जमीन में जाएगा। वैसे ही वो जमीन बहुत वैसे बैठी हुई है और कहां क्या क्या हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। कहीं जो पानी बरसों से जमीन के अंदर जा रहा है कि वही तो फूट के नहीं निकला, जमा हो गया, कहीं पानी का कोई निकास नहीं है वहां पे। जी राजा तिवारी, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, क्योंकि जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग और जो टिहरी में जो झील वाला एरिया है वहां पर भी कुछ मकानों में दरार आने की और पानी निकलने की खबरें सामने आ रही है। क्या वाकई वहां भी इस तरह के हालात बन रहे हैं? सर, ये मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी जिले हैं, इन पहाड़ी जिलों में कमोवेश ये स्थिति जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सभी जगह बनी हुई है। अगर हम चमोली जिले के जिला मुख्यालय की बात करें, गोपेश्वर की, तो 1999 में जिला मुख्यालय गोपेश्वर के लिए 7 नालों के निर्माण की बात कही गई थी, जिसपे टीएसी बनी, वित्तीय प्रस्ताव बना, सब कुछ बना, लेकिन वर्तमान तक सिर्फ 2 नालों का निर्माण हो पाया, वो भी आधे अधूरे। ऐसे ही कर्णप्रयाग में अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग में जो एक सड़क है जो एक बड़े इलाके को जोड़ती है, उस सड़क पे ड्रेनेज की सुविधा न होने के कारण एक पूरा इलाका खतरे की जद में है। पिछले बरसात से वहां पे मकानों पे दरारें आ रही हैं। तो इस तरीके से अगर और आगे जाके देखते हैं तो गांव में जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो डेवलप न होने के कारण वर्तमान में चमोली जनपद में 52 गांव ऐसे हैं जो शासन और प्रशासन की ओर से विस्थापन की सूची में रखे गए हैं, लेकिन वहां भी ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए। जी, एक सवाल यह है कि जोशीमठ को कहा जा रहा है कि 3 जोन में बांटा गया है, बफर जोन, डेंजर जोन और सेफ जोन।
क्या जोन्स के आधार पर लोगों को वहां से विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? सर, ये विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो बफर जोन है, बफर जोन को जी लगभग लगभग खाली करवा दिया गया है। और जो कोर जोन है, कोर जोन में सर्वे टीम मोहल्लों में जाकर भवनों की स्थिति को देख उनको चिन्हित कर रही है। और जो प्रभावित लोग हैं उन्हें रिलीफ कैंप में ले जाने का काम किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो दो होटल्स को गिराने की बात चल रही है वहां पर तमाम टीम्स पहुंच गई है, क्या इसके बाद कुछ हद तक राहत मिलेगी, या ये सिर्फ अभी झांकी है और बड़ी कोई परले आना बाकी है, ऐसा कुछ लग रहा है वहां पे? ये बड़े होटलों को गिराना, जो प्रशासन का कहना है, ये बड़े होटलों को गिराना इसलिए आवश्यक है कि उसके नीचे एक बड़ी आबादी बस्ती हम्म। है। एक बड़ा मोहल्ला उसके नीचे है। अगर वो भवन भूदशाओं के कारण गिरते हैं तो वो सिर्फ दो होटल नहीं गिरेंगे। उसके जी नीचे कम से कम 25 से 30 आवासीय भवनों के क्षतिग्रस्त होने का की आशंका बनी हुई है। तो आपदा प्रबंधन के नियम के अनुसार कभी भी अगर इस तरीके की कोई स्थिति पैदा होती है तो इस तरीके के निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने का की प्रक्रिया तय की गई है, नियम बनाया गया है। जी, चलिए राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम मुद्दे पर जानकारी देने के लिए और बताने के लिए वहाँ क्या कुछ चल रहा है। निश्चित सर, एक आपसे एक आखिरी सवाल लेंगे। ये जो पूरा मामला है तो मीडिया की और सबकी नजर में आ गया है, इसलिए इस पे समय रहते कार्रवाई हो रही है। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, क्या इसके लिए आपको लगता है कि सरकार अब अलर्ट मोड पर रहेगी? जो सब चीजें आपने कही जी कि खंडूरी साहब के जमाने से ही लगातार जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़नी शुरू हो गई, जिसका खामियाजा अब उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। जी, एक तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिस तरह से यहाँ पे लैंड माफिया घुसा है, और जो जमीनों मैं आप वहां की बात कर रहे हो, जी देहरादून देहरादून में तमाम नदियों पर, नालों पर अतिक्रमण हो गया है। इवन विधानसभा का एक हिस्सा भी हमारा उसी पे बना हुआ है। किसी दिन अगर वो पानी का रिसाव वहां आ गया, सहस्त्रधारा है यहाँ पे, सहस्त्रधारा का पूरा इलाका इस समय कब्जा हो रहा है, तमाम पहाड़ियां काटी जा रही हैं और निर्माण हो रहा है। तो किसी दिन भी बड़ी घटना होगी, क्योंकि ये सेस्मिक हाईएस्ट भूकंप के सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके में बैठा हुआ है। अब सीएम ने कहा है कि जितने भी पर्वतीय शहर हैं हम सबका सर्वे करवाने जा रहे हैं। ये हम्म। पुष्कर सिंह धामी ने कल घोषणा की है। और अब हम पुराने लोगों का खामियाजा तो भोग ही रहे हैं, साथ साथ अभी तत्काल जिस तरह के भी और निर्माण काम चल रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि पर्वतीय इलाकों में हमारे हल्के मकान बनते थे, लकड़ी के मकान बनते थे। अब कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया गया है। और उसके अलावा ये निर्माण, टनल निर्माण, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं सड़क निर्माण की, इसका भी भूगर्भीय सर्वे होना चाहिए कि इसका जमीन पे असर क्या पड़ रहा है। जैसे आप टिहरी डैम की बात कर रहे थे, तो जी टिहरी डैम का दबाव का असर क्या पड़ रहा है, इसका तो सर्वे होना चाहिए। चलिए सर, मतलब छोटे मोटे एक्शन की नहीं है, बड़े एक्शन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से जोशी मठ में जो कुछ सामने आया उसके बाद दिखने लगा है कि उत्तराखंड में अब नए सिरे से सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, जिसका रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर नजर भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका भी, और राजा तिवारी जी आपका भी, ग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे, किस तरह का माहौल है, समझाने के लिए, नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप के दर्शकों से शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।